नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है जवानों की क्रांति, नक्सली मांगे शांति। छत्तीसगढ़ में देश के सबसे बड़े ऑपरेशन में नक्सली इतनी दहशत में है कि उनके हौसले दिन ब दिन पस्त होते जा रहे हैं और एक बार फिर नक्सलियों ने शांति वार्ता की गुहार लगाई है, अपील की। और नक्सलियों की गुहार पर क्या फैसला लेगी सरकार, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले। और लेना भी चाहिए फैसला, माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। ये लेटर इस बात का गवाह है कि छत्तीसगढ़ में जवानों की क्रांति रंग ला रही है। ये अमित शाह की डेडलाइन और शायद सरकार के एक्शन का ही नतीजा है कि लाल आतंक अब घुटने टेक रहा है। जो बस्तर कभी नक्सलियों की जद में हुआ करता था, वहाँ उनके हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। बीते 5 दिनों से अपनी ही मांद में मात खा रहे नक्सली अब युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। प्रेस नोट में नक्सलियों ने बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहे ऑपरेशन को रोकने की अपील की। ये पहली बार नहीं है जब नक्सलियों ने शांति वार्ता और युद्ध विराम की अपील की हो। बीते करीब 1 महीने में ये नक्सलियों का 5वां लेटर है, जिसके पीछे कई हिडन मैसेज हैं। बीजापुर में घिर चुके हैं नक्सली, जान बचाने नक्सलियों का पैतरा, ऑपरेशन में नक्सलियों को भारी नुकसान, प्रस्ताव देकर भटकाना चाहते हैं नक्सली। नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर ने बीते 1.5 साल में राहत की सांस ली है। साय सरकार में नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं। सीएम साय भी कह रहे हैं कि नक्सलियों के लिए दरवाजा खुला है। देखिए, शांति वार्ता की जहाँ तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। उनको बार बार बोला गया कि आप लोग ये गोली और हिंसा की भाषा को छोड़िए और विकास से जुड़िए और मुख्यधारा में आइए। और बहुत लोग आए भी। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छा पुनर्वास देंगे। बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए। इसे लेकर विपक्ष से भी सदा हुआ जवाब सामने आया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार को हानि लाभ देखकर फैसला करना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए नक्सलवादियों ने सरकार से एक बार फिर शांति वार्ता की अपील की है। लगता है कि नक्सली संघर्ष जो है अंतिम पड़ाव पर है और ये बड़ा गंभीर समय है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को पूरी गंभीरता के साथ विचार करके उसके हानि लाभ को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। 3 राज्य की फोर्स के साथ देश के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीच 5वीं बार नक्सलियों ने लेटर भेजा है। अपने ही मांद में मात खा रहे नक्सलियों की इस गुहार पर सरकार क्या फैसला करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो जो जिस तरह से नक्सलियों की तरफ से ये गुहार लगाई गई, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि ये जो ऑपरेशन है वो रंग ला रहा है। यानी कि इस ऑपरेशन में ऐसा कुछ हो रहा है जो नक्सलियों को नुकसान पहुंचा रहा है और उनकी तरफ से ये शांति प्रस्ताव है। लेकिन शांति प्रस्ताव को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, सरकार के हाथ में है। लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या नक्सलियों की शांति वार्ता की अपील गुमराह करने की कोशिश है? सवाल नंबर 2, क्या राहत की सांस लेने और जान बचाने का ये एक पैंतरा है युद्ध विराम? और सवाल नंबर 3, क्या सरकार नक्सलियों की अपील पर ध्यान देगी या फिर खात्मा होगा? यानी कि एक बार ठान लिया तो ठान लिया, यानी कि खात्मा जरूरी है क्योंकि डेडलाइन सामने है। और इस पर चलिए हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे ब्यूरो चीफ बस्तर के रजत वाजपेयी, उनसे हम डिटेल ले लेते हैं कि वहाँ किस तरह के हालात है और क्या कुछ है। रजत, चर्चाओं की शुरुआत करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा ऑपरेशन 4 दिन हो गए हैं, लंबा ये ऑपरेशन चल रहा है और कई जवान जो है बीमार भी हुए, ये भी सामने आया है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील कर दी है। क्या बड़ा नुकसान नक्सलियों को हो रहा है?
बिल्कुल ललित जी, अब 4 दिन की अगर बात की जाए तो पिछले 4 दिन में अगर फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ चीजें सस्पिशियस थी तो नक्सलियों की इस चिट्ठी ने इस पूरे ऑपरेशन की इंटेंसिटी जो है उसकी जो है वो सच्चाई सामने लाकर रख दी है। नक्सली नेता बार बार अपील करते हुए इस पत्र में दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से गोलीबारी रुकनी चाहिए, बातचीत के अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए और जिस तरीके से फोर्स जो है एग्रेशन दिखा रही है वो नहीं होना चाहिए। ये इससे साबित होता है कि फोर्स के एग्रेशन के आगे नक्सली घुटने टेकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके की हालात है वहां जो नक्सलियों के फेवर में जो एक ही चीज जाती है वो ये है कि करीगुट्टा की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत खड़ी चढ़ाई है उसकी, उसमें लगभग जो है वो माउंटेन क्लाइंब करने की तरह जो है वो चढ़ पाना उस पर संभव है। हमारे जवान इस तरीके का प्रशिक्षण जो है वो उन्होंने प्राप्त नहीं किया है और यही वजह है कि नक्सलियों के गिरेबान तक हमारे जवानों के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। और रही बात जवानों के डिहाइड्रेट होने की, मैं आपको बताऊं 24 घंटे बंसल न्यूज की टीम वहां है 24 घंटे से। इन 24 घंटों में जो तापमान है वो सता रहा है, चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी जो है ये परेशान कर रही है। पिछले 4 दिन से जवान उसी इलाके में है, न पीने के पानी का कोई ठिकाना है और न ही कोई बहुत अच्छा हाइजीनिक भोजन उन तक पहुंच पा रहा है। ऐसे में ये चीजें जो है वो सामान्य है, लेकिन हाँ मनोबल जवानों का काफी ऊंचा है और नक्सलियों के पत्र से इस बात का खुलासा भी होता है। ललित जी। बिल्कुल मनोबल तो ऊंचा है क्योंकि हमने लगातार देखा है कि तमाम जो इससे पहले के ऑपरेशन हुए उनमें सक्सेस मिली है और लगातार कामयाबी मिल रही, कई नक्सली मारे जा रहे, कई सरेंडर कर रहे। लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि जो अब शांति वार्ता का जो प्रस्ताव आया उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सरकार भी इस पशुपेश में होगी क्योंकि शांति वार्ता की लगातार उन्होंने अपील भी की थी इसके पहले भी। और अब नक्सलियों की तरफ से ये पत्र आ रहा है, विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे पर कुछ ना कुछ बयान उनकी तरफ से भी सामने आया है। लेकिन रजत, आप जो है लगातार उस मोर्चे पर डटे हुए हैं और पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की सिचुएशन तो हमारे सामने आ गई है, 4 दिन हो गया, लंबा समय से ऑपरेशन चल रहा है, सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि अब नक्सली शांति की अपील कर रहे हैं, तो ये क्या मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, उमेश घुरमुड़े साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कौशलेंद्र स्वर्णबेर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कौशल जी, मैं आप ही के पास से शुरुआत करना चाहूंगा। एक बड़ा प्रस्ताव नक्सलियों की तरफ से आया, इसके पहले भी कई बार हमने देखा वो प्रस्ताव भेजते रहे, लेकिन क्या एक रणनीति के तहत भेज रहे हैं? क्योंकि हमने देखा एक पहाड़ी को घेर लिया गया है, बड़े बड़े वहां पर हिडमा और दामोदर जैसे नक्सली वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं शांति वार्ता को रोकने, यहां पर शांति वार्ता की पहल कर रहे हैं और बाद में रणनीति बदल दें? ललित जी देखिए, निश्चित तौर पर आप नक्सल एरिया की बात करेंगे तो लगातार ये मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने के भीतर ये तीसरा पत्र होगा जो नक्सली की ओर से आया शांति प्रस्ताव के लिए। लेकिन शांति प्रस्ताव भेजने वाले जो पत्र के बाद आगे की प्रक्रिया के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि जब अमित शाह जी दौरे पर आए थे उस समय भी एक ऐसा ही पत्र वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने शांति वार्ता की अपील की थी। और क्योंकि फोर्स का मूवमेंट लगातार आप देखेंगे बस्तर एरिया में बढ़ा है और नक्सलियों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह ये लगातार 4 दिन से जो अभियान चल रहा है, जो कर्रे घाटा की जो पहाड़ी, वहां पर जो बड़े माओवादी जो जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के काफी पूर्व नक्सल एरिया माने जाते हैं, और वहां पर जो नक्सलियों के जो सबसे बड़ा मान के चले कि हिडमा जो नाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जो अभी तक 20 साल पुरानी तस्वीर ही वायरल हो रही, तो हिडमा है, देवा है, और ऐसे बहुत सारे कम से कम 10 ऐसे बड़े माओवादी लीडर के होने की संभावना जताई गई है। और यही वजह है कि ये जो पत्र है, मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं उस मोर्चे को डाइवर्ट करने की दिशा में नक्सलियों की ओर से पहल की जा रही है। और जिस तरह से फोर्स का दबाव लगातार बढ़ा है, जिस तरह नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं, सबसे बड़ी नक्सली घटना छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मारे जाने की घटना हमारे जवानों के द्वारा की गई, वो इसी पिछले 1 साल के दौरान हुई। तो कहीं न कहीं जो दबाव बढ़ रहा है, और यही वजह है मुझे ऐसा लगता है जो आपने सवाल उठाया कि कहीं न कहीं ये डाइवर्ट करने की कोशिश है। यदि नक्सली शांति वार्ता की अपील करते हैं तो सरकार की ओर से भी कहा गया है नक्सली के प्रस्ताव पर हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि पिछले बार जो पत्र जारी हुआ तो उसमें वो शर्त कही गई थी कि आप हमला रोकें, तो आप शर्त क्यों कर रहे हैं? यदि आप वार्ता करना चाहते हैं, आप नक्सली हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं करता, लेकिन यदि वार्ता करना चाहते हैं, और यदि छत्तीसगढ़ सरकार की जो नक्सल नीति है, जो सरेंडर पॉलिसी है, उसके प्रभाव में आकर यदि वो हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा की ओर जाते हैं, और यदि
सभ्य समाज की ओर लौटना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे बीच बीच में ये छोटी छुटपुट घटनाएं लगातार करते रहते हैं। तो जो पत्र आया, जो रुपेश नाम के जिस नक्सल लीडर की ओर से ये पत्र जारी किया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसकी सत्यता क्या है, क्या, क्योंकि देखिए आप लेटर को मैं भी पढ़ रहा था, उसमें जो वर्डिंग है वो ऐसा लग रहा था किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा उसको कहीं कहीं ड्राफ्ट किया गया है। क्योंकि नक्सलियों की ओर से जो पत्र आता है, आप देखेंगे टाइपिंग किया वो बहुत कम आता है, हाथ से लिखा हुआ आता है, कई बार हमने देखा लाल रंग का स्याही से लिखा हुआ आता है। तो बहुत सारे उस पत्र में किंतु परंतु जैसे बहुत सारे सवाल हैं, तो इन सवालों का जवाब जब तक मुझे लगता है नहीं मिल जाता, तब तक इस पत्र पर भरोसा कर पाना संभव नहीं होगा। और लगातार जो फोर्स के जवान है, इतने 45 डिग्री टेम्परेचर में और जंगल में यदि जवान डटे हुए, तो उनके मनोबल को हम सलाम करते हैं। और जो घटना लगातार बस्तर एरिया में घट रही है, कहीं न कहीं उसमें कमी आई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजनीति बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया, राजनीति इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हौसलों का जो जज्बा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जवान लगातार डटे हुए हैं, तो जवान जो जज्बे में काम कर रहे हैं, कहीं उनका मनोबल गिरना नहीं चाहिए। उमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कहीं ये नक्सलियों का एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश तो नहीं कि एक कॉरिडोर बना के वहां से बाहर भाग निकले? लगातार ये 5वां लेटर है, और क्या कुछ सरकार की तरफ से सोचा जा रहा है? देखिए, नक्सली और नक्सलियों के तरफ से जिस प्रकार से इस प्रकार के पत्रों की चर्चा लगातार होती रही है, तमाम फोर्सेस हैं, तमाम इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं, वो लगातार इन पर महनता से, बारीकी से काम करते रहती हैं। और मुझको लगता है कि ये विशुद्ध रूप से उन जांच एजेंसियों का जो लगातार इस पर काम करते रहती हैं, जो हमारे फोर्स के जो जवान हैं, ये उनका विषय है। और इस प्रकार के पत्रों को लेकर के, उनके तथ्यों को लेकर के वो बेहतर निर्णय लेकर के बेहतर कदम उठाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार से बीते इन सालों के अंदर में नक्सलियों के पैर उखड़े हैं, हमारे जवानों के शौर और साहस के बूते जिस प्रकार से समर्पण दिख रहा है, लगातार हमारे जवान उस सुदूर विपरीत परिस्थिति में लगातार लोहा ले रहे हैं और लगातार सफलता उन्हें मिल रही है। और उसी का नतीजा है कि लगातार नक्सली यहाँ पर बैकफुट पे जा रहे हैं। रह गई बात शांति वार्ता की, इस प्रकार के पत्रों की सत्यता, तथ्य, इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस प्रदेश के अंदर में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जब से इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, शुरुआत में ही चाहे वार्ता का विषय हो या बातचीत का विषय हो, पहल लगातार सरकार की तरफ से की जाती रही। यहां तक कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार कई बार सार्वजनिक रूप से अपील की गई, टोल फ्री नंबर का विषय हो या फिर ईमेल आईडी का विषय हो या किसी भी माध्यम से बातचीत के लिए लगातार रास्ते खुले रखने की बात की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई मर्तबे लगातार अपील की, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? लगातार नक्सलियों की तरफ से उनकी गतिविधियां, उनके मूवमेंट, लगातार घात लगा करके कार्रवाई करने का प्रयास, और लगातार जिस प्रकार के हालात बने, आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमेशा से बातचीत के रास्ते नहीं, लेकिन ऐसे समय में जब आपको कामयाबी मिल रही है, सर मेरा सवाल यह है कि ऐसे समय में जब आपको कामयाबी मिल रही है, चारों तरफ से घेर लिया गया है, ऐसे समय में कोई पत्र आता है तो उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ये सवाल था। और सरकार इस पर क्या सोच रही है कि एक बार फाइनल हो गया, अब तो खात्मा मतलब खात्मा, अब नहीं सुनेंगे किसी की बात, इस तरह का कोई निर्णय है क्या? देखिए, बातचीत के रास्ते हमेशा से खुले हैं, बातचीत से कहीं कोई इनकार नहीं है, लेकिन एक हाथ में बंदूक और गोली और दूसरे हाथ में बातचीत का पत्र, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। यानी कि एक हाथ में बंदूक, एक हाथ में बातचीत नहीं, बातचीत यानी कि केवल मुख्यधारा से जुड़ी है। लगातार कई लोग आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। अगर आपकी भी मंशा है कि संविधान को मानना है, मुख्यधारा से जुड़ना है, तो आपका स्वागत है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अब मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, कांग्रेस ने इससे पहले सवाल उठाए, क्योंकि ये 5वां पत्र जो मुझे याद आ रहा है, तो इससे पहले भी 4 पत्र आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जांच करनी जरूरी है कि ये कौन सा पत्र, ये पत्र कौन भेज रहा है। ये आपने भी सवाल उठाए, पत्रकार साहब भी कह रहे थे कि ये क्या वाकई सही सोर्सेज से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? अगर मान लो नक्सलियों की तरफ से ये पत्र आते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? देखिए लीजिए, कांग्रेस पार्टी जब 5 साल तक सरकार में रही
उस दौरान भी नक्सली संगठनों ने कई बार वार्ता के लिए पत्र जारी किया और उसमें शर्तें रखी। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर दिया, संवैधानिक स्तर पर अगर नक्सली हथियार छोड़ते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, समाज के मुख्य धारा से जुड़ते हैं, तो इसी तौर पर उससे वार्ता की जाएगी। और अगर कहीं नक्सली शर्त रखते रहे कि आप वहाँ से सुरक्षा बल हटा दीजिए, वहाँ के जवानों को वहाँ से हटा दीजिए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे हमारे फोर्सेस हो, वो संवैधानिक तौर पर हथियार रखें सुरक्षा के लिए, वो किसी को मारने के लिए हथियार नहीं रखें। पर नक्सलियों के पास जो हथियार है वो अवैध हथियार है, वो संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है उनको संविधान के दायरे में आना होगा। और जिस प्रकार से उस पत्र के बाद भी नक्सलियों ने कोई उसमें रिप्लाई नहीं दिया, तो हमने जो हमारे जवानों ने जो कार्रवाई किया था सबके सामने था। और ये पहला पत्र नहीं है, इसके पहले भी देखेंगे जब 15 साल भाजपा की सरकार रही उस दौरान भी इस प्रकार से पत्र लिखे जाते रहे, हमारी सरकार के दौरान भी पत्र लिखे जा रहे हैं और आज भी पत्र लिखे जा रहे हैं। और आप देखेंगे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी नक्सलियों से वार्ता की बातें कही है, शांति वार्ता की बात कही है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की बात कही। उन्होंने भी गूगल पे कुछ फॉर्म वगैरह जारी किया, कुछ टोल नंबर जारी किया, कुछ चर्चा के लिए बात किया। अब नक्सली संगठन भी उनसे शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। तो उमेश घोड़मड़े जी को बताना चाहिए, क्या सरकार भी शांति वार्ता चाहती है और नक्सली भी शांति वार्ता चाहते हैं, दोनों की अपनी शर्तें हैं। तो क्या सरकार ने कुछ रणनीति बनाई है, क्या कई ऐसी कुछ कमेटी बनाई है कि जो नक्सलियों के साथ चर्चा करेंगे कि नक्सली अगर संविधान के दायरे में आते तो ये बहुत अहम सवाल उठा है। नक्सली अगर पत्र सुनिए ना, तो नक्सली अगर पत्र लिख रहे हैं शांति वार्ता के लिए, क्या नक्सलियों ने इस चीज को स्वीकार किया, क्या वो हथियार को छोड़ेंगे, भारत का संविधान करेंगे, समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे? क्योंकि शांति वार्ता तभी नक्सलियों से की जा सकती है जब हथियार छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पास जो हथियार है अवैध हथियार है, वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो प्रदेश के विकास को बाधित कर रहे हैं, वो आम लोगों को डरा धमका रहे हैं। और वो कहे कि हमारे जवान हथियार रखे, संभव नहीं, क्योंकि हमारे जवान सुरक्षा के लिए हथियार रखे हुए हैं, जनता की सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि जो पत्राचार दोनों के बीच जो चल रहा है, तो क्या सरकार ने भी कोई फैसला किया है और क्या नक्सली संगठन भी हथियार छोड़ने तैयार है? तभी मुझे लगता है कि शांति वार्ता होगी, समझौता हो पाएगा। उमेश जी, इसका जवाब दीजिए, बहुत अहम सवाल है, ये विपक्ष उठा रहा है कि क्या कोई आपकी तरफ से कमेटी गठित की गई है, समिति गठित की गई है, ताकि कौन बात करने जाएगा और उनकी तरफ से कौन आएगा? क्योंकि हम कहते हैं कि उनका कैडर है, लेकिन किस तरह से बातचीत होगी? केवल एक पत्र के आधार पर बातचीत थोड़ी ना होगी। देखिए, मुझको लगता है कि इस सवाल का जवाब मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में दे दिया था और स्पष्ट कर दीजिए। हुआ है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद ही सवाल किया और खुद ही इसका जवाब भी दे दिया। सीधे तौर पर मैंने पहले ही कहा था कि एक हाथ में बंदूक दूसरे हाथ में बातचीत का पत्र, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और जब तक संविधान को मानने की बात हो, संविधान के दायरे में आकर के शांति की बात हो, ये स्पष्ट रूप से जब तक जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो नक्सल तत्व हैं, वो जब तक ये स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक बातचीत संभव नहीं है। एक हाथ से गोली चलाएंगे, दूसरे हाथ से बातचीत का प्रस्ताव रखेंगे, तो ये संभव नहीं है। और ठीक कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि संविधान की रक्षा के लिए बंदूक जवानों के हाथ में है, लेकिन नक्सलियों के हाथ में किस लिए बंदूक है, इसका भी सवाल का जवाब आना चाहिए। और रह गई बात बातचीत की, तो लगातार जो वेबसाइट का विषय हो, ईमेल आईडी का विषय हो, फोन नंबर का विषय हो, किसी भी माध्यम से बात करने के लिए रास्ते हमेशा खुले हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कई बार। तो वो रास्ता क्या है, ये सवाल है ना, रास्ता क्या है, कैसे बातचीत कैसे करेंगे? कोई समिति होनी चाहिए, कोई संगठन होना चाहिए, कोई ऐसी कौन सरकार की तरफ से कौन बातचीत करने जाएगा, नक्सलियों की तरफ से कौन आएगा बातचीत करने के लिए? सिर्फ बात की जाने के दरवाजे खुले। देखिए ललित जी, आपको याद होगा स्वयं माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने सीधे नंबर जारी किया था और उन्होंने कहा था कि आप सीधे मुझसे भी बात कर सकते हैं या सीधे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और जिस प्रकार के हालात बने हैं, जिस प्रकार से नक्सली बैकफुट में है, हम तमाम लोगों को, क्योंकि
तमाम जांच एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, वह भी इन तमाम पत्रों को गहनता से अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि उस विषय के विशेषज्ञ हम नहीं हैं। लेकिन क्या इस पत्र के पीछे कितनी सत्यता है, क्या इस प्रकार से जो पत्र लिखा गया है कहीं वहां उनके जो हार्डकोर नक्सलियों का भी विषय निकल करके आ रहा है, कहीं इनके हार्डकोर जो नक्सली है हिड़मा और भी जो जैसे नक्सलियों की बात आती है, क्या वो तो जवानों के बीच में नहीं फंसे हैं, जवानों से उनको डर तो नहीं सता रहा है कि बस अब जवान उनके कैंप का खात्मा करने वाले हैं, इसलिए कहीं माइंड गेम करने के लिए इस प्रकार का पत्र तो बीच में निकल करके नहीं आया है। तो ये जांच एजेंसी, हमारे फोर्स के जो जवान लगातार वहां पर लोहा ले रहे हैं, वो उन परिस्थितियों को, इस प्रकार के पत्रों को, नक्सलियों की नीति को लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं, वो बेहतर समझते हैं। और धनंजय जी वो इस बात का जवाब ये दे रहे कि एक नंबर दिया गया था, उस नंबर पर बातचीत करने के लिए कहा गया था। अगर नक्सलियों को बातचीत करनी होती तो उस फोन नंबर पर डायरेक्टली डिप्टी सीएम से बातचीत हो सकती थी। ये उनकी तरफ से, जैसे आपने समिति वाली बात कही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो दरवाजा खोला हुआ था। आप हाथ उठा रहे थे, आप कुछ कहने वाले थे। जी सर। देखिए, मैंने एक बात आपसे कहा ललित जी, मैंने कहा कि हमारे जवान लड़ रहे हैं, ठीक, खदेड़ रहे हैं उनको, और निश्चित तौर पर हमारे जवानों का डर हर आतंकी और हर नक्सलियों को दिखना चाहिए। मैंने कहा कि सरकार ने भी बातचीत की पहल की थी, सारे नंबर जारी किए, गूगल प्ले फॉर्म जारी किया और भी रास्ते खोले, और नक्सली भी आज बातचीत वार्ता की बात कर रहे हैं। मैंने दोनों की बात कहा ना, क्या सरकार ने कोई ऐसी कमेटी बनाई है, कुछ ऐसे नियमावली तय किए हैं कि किस स्तर पर जाकर नक्सलियों से बात की जाएगी, क्योंकि सरकार ने भी पहल की है ना। और आज अगर नक्सली पत्र लेकर शांति वार्ता की बात करें तो क्या नक्सली संगठन ने किसी को अधिकृत किया है कि वो जाके बात करेंगे, सरकार के शर्तों पर बात करेंगे? जब दो लोग बैठेंगे तो ही बात हो पाएगी ना शांति वार्ता की। और हमारे जवान तो लगातार खड़े रहे, चाहे वो नक्सली हो या आतंकवादियों को, हमें अपने जवानों पर गर्व है। पर अगर वार्ता की बात आ रही है, वार्ता की पहल आ रही है, तो दोनों को अपने चीजों को खुलासा करना पड़ेगा ना, तो ही बात होगी। नक्सली हथियार छोड़े, संविधान का सम्मान करे, सरकार कमेटी बनाए जो नक्सली जाके बात करे, तो ही शांति वार्ता होगी, तो ही पत्राचार का महत्व होगा। कौशल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कहा जाता है कि एक विचारधारा इसको पूर्णतः समाप्त करना है तो उनको मुख्य धारा में लाना होगा और उनसे बातचीत भी करनी होगी, लेकिन अब जब ऐसे मौके पर आप पहुंच चुके हैं जहां एक ऑपरेशन अंतिम चरण में है, ऐसे समय में बिना किसी इस तथ्य की कि कहां से फोन आ रहा है, कहां से पत्र आ रहा है, क्या ये बातचीत का विकल्प देखना चाहिए? क्योंकि ये बड़ी बात है कि कांग्रेस भी ये सवाल उठाती रही है कि वो कहां से आ रहे हैं, और आपने भी एक बड़ा और अहम सवाल उठाया, लेकिन ये समय क्या कुछ कहता है? ललित जी, देखिए, निश्चित तौर पर जिस पहाड़ी की बात हो रही है वहां पर कम से कम 12 ऐसे बड़े माओवादी लीडर के होने की आशंका है या संभावना कहें, जो पूरे नक्सलवाद के को चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में। यदि उन लीडरों के मारे जाने की कहीं भी आशंका लग रही है नक्सलियों को है, तो कहीं कहीं ये पत्र बिल्कुल उसको बहकाने की ओर दिशा में मुझे लगता है एक कदम है। यदि जवानों ने उसको घेर कर रखा है तो उनको या तो वहीं पे आप सरेंडर कराइए, यदि वहां पर नक्सली मौजूद हैं, और यदि आप शांति वार्ता की बात करते हैं तो जो नक्सली वहां पर हथियार लेकर बैठे हैं उनको आप सरेंडर कराइए वहां, उसके बाद बातचीत होगी। अब जवान जहां तक पहुंच चुके हैं वहां से बैक फुट पर आना मुझे लगता है संभव नहीं, क्योंकि जान जोखिम में डालकर जवान वहां पर पिछले 5 दिनों से डटे हुए हैं, जहां पर आपके जैसे रिपोर्टर बता रहे थे कि ना वहां पर खाने की व्यवस्था है ढंग से, ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है। यदि ऐसे कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान वहां पर डटे हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और यदि नक्सलियों की ओर से जिसने भी ये पत्र जारी किया है उनको नक्सलियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि यदि आप वहां पर हैं पहाड़ी में तो आप हथियार छोड़कर वहां पर सरेंडर करिए जवानों के सामने, उसके बाद बातचीत होगी। यदि इस तरह की जब बातचीत की पहल आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है तभी इसको सही तरीके से हम लागू कर सकते हैं। सिर्फ आप लेटर जारी करेंगे और उसके बाद जवान पीछे हट जाएं और हम बातचीत को मान लें कि बातचीत करना चाहते हैं, ये कहीं से भी संभव नहीं है। इसलिए जब जवान हमारे जो अंदर तक घुस चुके हैं, जब लगता है कि ये वो समय भी नहीं कौशल जी, ये वो समय भी नहीं है। ऐसे कठिन समय में हम पहुंच चुके हैं कि यहाँ बातचीत का जरिया अब यहाँ से वो समय व्यतीत करना, लगता है कि वो कॉरिडोर देना हो जाएगा उन लोगों को। हो सकता है कि इस बातचीत का फायदा उठा ले और वहां से नक्सली भागने में सफल हो जाए। लेकिन बड़ा और अहम सवाल, उमेश जी, समय बहुत कम है इसलिए आखिरी एक रिएक्शन ले लेते हैं। उमेश जी, अब ये भी मालूम पड़ रहा है कि कई जवान बीमार हो गए हैं, एक ऐसी कठिन परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, वहां पर लोहा ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? एक बड़ी बात, और क्या बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और भी सेना को आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं वहां? देखिए, निश्चित तौर पर
सेना के हमारे जवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, वो डटे हुए हैं और 45-50 डिग्री के टेम्परेचर में 24 आवर बिना रुके बिना थके भारत माता के लिए वहां पर वो डटे हुए हैं। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में जहां पर लगातार एक तरफ नक्सलियों का विषय है, दूसरी तरफ जंगल की सुदूर विपरीत परिस्थितियां हैं, इन तमाम परिस्थितियों को सामना करते हुए जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में गर्मी का विषय हो, बिल्कुल एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं उसके चलते धनंजय जी, सर समय कम था मेरे पास। धनंजय जी एक आखिरी कमेंट। देखिए, निश्चित तौर पर इस प्रदेश से लाल आतंक खत्म होना चाहिए, देश से आतंक खत्म होना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार ने पहले पहल की है कि शांति वार्ता के लिए अगर नक्सली पहल कर रहे हैं तो दोनों को स्पष्ट करना चाहिए, दोनों को वार्ता कौन करेगा, दोनों के वार्ता संविधान के दायरे में होना चाहिए और संवैधानिक तौर पर किए जाए हर काम में हम सरकार के साथ हैं। ठीक, चलिए ये बहुत अच्छी बात कही कि सरकार के साथ विपक्ष खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण डिबेट थी और आज का जो विषय था जवानों की क्रांति, नक्सली मांगे शांति, अब इस पर क्या फैसला करना है ये सरकार को सोचना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार